वेलकम गाइज, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मैं सियाराम आपका स्वागत करता हूं फॉर्मूलेटर के इस धमाकेदार मंच पर। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने इल्यूमिनेशन के बारे में कुछ बातें की थी। मतलब इल्यूमिनेशन की बेसिक टर्म्स, जैसे भाई इल्यूमिनेशन जो होता है वो होता क्या है, इसकी इंटेंसिटी क्या होती है, लाइट क्या होती है, बीम क्या होता है, फ्लक्स क्या होता है, सही बात है कि नहीं है। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में, मतलब इसकी जो बेसिक टर्मिनोलॉजी थी उन सब के बारे में बात की थी। आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो एक छोटा सा टॉपिक है। उसके बाद में हम लोग कुछ लैंप्स के बारे में बात करेंगे। पहले हम लोग थोड़ा सा ये पढ़ लेते हैं, लॉ ऑफ इल्यूमिनेशन जो होते हैं ये किस तरह के लॉ होते हैं और ये इल्यूमिनेशन के बिहेवियर को किस तरीके से दिखाते हैं। देखो बेटो, बड़ी ना सिंपल सी कहानी है। एक बल्ब है, वो जल रहा है, उस बल्ब से लाइट निकल रही है। अब वो लाइट निकल के किसी सरफेस पे या किसी दीवार पे गिर रही है, तो उस बल्ब के लाइट निकलने से लेके उस दीवार पे जाके गिरने से और गिरने के बाद में वो दीवार हमें कितना उजाले में दिखाई दे रही है, इस पूरे के पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इल्यूमिनेशन बोलते हैं। मतलब ये पूरा का पूरा बिहेवियर आपका इल्यूमिनेशन में आ गया। तो हम ये सारी चीजें पढ़ेंगे कि बल्ब से लाइट निकली क्यों, निकली तो कितनी इंटेंसिटी से गई, जाके किसी सरफेस पे अगर गिरी तो उसने कितनी चमक पैदा की। ये सारा बिहेवियर किस में कहलाएगा, इल्यूमिनेशन में कहलाएगा। अब देखो, अगर मैं इल्यूमिनेशन की बात करूं तो जैसे मैं सिंपल तरीके से बोलूं, यार यहां से मैंने एक टॉर्च को जलाया, अगर मान लो मैं एक दीवार को देखना चाहता हूं, अगर वो दीवार मेरे बहुत ज्यादा करीब है तो वो दीवार मुझे बहुत ज्यादा क्लियरली दिखेगी, क्योंकि टॉर्च की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा हाई होगी, वहां पे होगी या नहीं होगी। अगर मान लो वही दीवार मेरे से बहुत ज्यादा दूर है और फिर अगर मैं टॉर्च जला रहा हूं तो वो दीवार मुझे दिखेगी तो सही, लेकिन इतना ज्यादा क्लियर तरीके से मैं उस दीवार को नहीं देख पाऊंगा। इसका क्या मतलब हुआ कि सब जैसे जैसे हम दूर जाते जाते हैं, दो काम होते हैं। पहला काम तो यह है कि जैसे यहां से अगर आपने टॉर्च से निकला, जैसे मान लो ये पेन आपका टॉर्च है, तो यहां से निकलेगी तो सारी किरणें सिर्फ इतने से केंद्र पे क्या रहेगी, केंद्रित रहेगी, मतलब कॉन्सेंट्रेट रहेगी। जैसे जैसे ये आगे जाएगी, जैसे यहां से निकली, जैसे जैसे आगे जाएगी यूं क्या होती जाएगी, फैलती जाएगी। अगर वो फैलती जाएगी तो इसका मतलब उसकी इंटेंसिटी धीरे धीरे क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, और कवर्ड एरिया जो होगा वो धीरे धीरे क्या होता जाएगा, इंक्रीज करता जाएगा। तो इन सबको डिफाइन करने के लिए एक हम लोगों ने लॉ दिया है। तो इल्यूमिनेशन जो होते हैं इनके दो तरह के लॉ होते हैं। पहला होता है इनवर्स स्क्वायर लॉ और दूसरा होता है लैम्बर्ट कोसाइन लॉ। तो ये दोनों लॉ जो है वो किस चीज को दिखाते हैं, इसके बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। देखो, तो सबसे पहले मैं पहले लॉ की बात कर लेता हूं कि सर इनवर्स स्क्वायर लॉ जो होता है ये क्या कहलाता है। भाई इनवर्स स्क्वायर मतलब स्क्वायर का इनवर्स आना है, लेकिन होता क्या है लॉ, जरा इसको समझ लेते हैं। देखो बड़ा ही सिंपल है, ध्यान से समझना। देखो मैंने बोला कि मेरे पास यहां पे एक ये टॉर्च है, सपोज दैट ये क्या है, टॉर्च है, सही बात है, ओके। अब अगर मान लो ये टॉर्च है तो इससे क्या निकलेगी, लाइट निकलेगी। अरे भाई बिल्कुल सही बात है ना, लाइट निकलेगी। मान लो यहां से ये लाइट निकल रही है कुछ इस तरीके से, ठीक है ना, ये लाइट निकल रही है यहां से कुछ इस तरीके से। ये टॉर्च है और टॉर्च ने क्या भेज दिया, आगे लाइट को भेज दिया, ठीक है ना। देखो बड़ा ही प्यारा सा डायग्राम बना रहा हूं मैं। ये इस तरीके से क्या कर रहा है, लाइट बाहर निकलती है। क्या यहां से निकलती है, जब कॉन्सेंट्रेट रहती है, आगे जाते जाते क्या होती जाती है, वो फैलती जाती है, सही बात है, ओके। अब मैंने बोला कि मान लो मेरे पास एक, मान लो कि कोई सीट है, या मान लो जैसे आपकी कॉपी होती है, सही बात है, फेयर जिसमें आप लिखते हो, वो सीट है। वैसी उस सीट को मैंने यहां पे रख दिया। मान लो यहां पे मेरी एक क्या है, एक सीट रखी हुई है इस तरीके से। ये सीट मेरी एक यहां पे रखी हुई है, ठीक है, चारों कोने हैं इसके, इस तरीके से एक सीट मेरी यहां पे रखी हुई है। और एक सीट को मैं यहां रख देता हूं, थोड़ा डिस्टेंस पे ले लेते हैं, थोड़ा दूर ले लेते हैं इससे, ठीक है। तो एक सीट मान लो मेरी यहां रखी हुई है कुछ इस तरीके से, ओके, क्लियर है। मान लो एक सीट रखी हुई है, मान लो इसका एरिया A1 है, मान लो इसका एरिया कितना है, A2 है। इस तरीके से क्या है, दोनों के एरिया है, अलग अलग एरिया है दोनों के। और यहां से मैंने बोला कि ये टॉर्च, मान लो ये टॉर्च मेरी यहां है, यहां से लेके यहां तक किसी डिस्टेंस D1 पे मान लो ये मेरी सीट रखी हुई है, और यहां से लेके यहां तक किसी डिस्टेंस मान लो D2 पे ये मेरी दूसरी वाली सीट रखी हुई है। ऐसा एक क्या है, मेरा बिहेवियर है। अब समझिए, अगर मान लो लाइट यहां गिर रही होती तो ये इस तरीके से जाता, यूं यहां पे लाइट क्या हो रही होती, पहुंच रही होती। सीधी सी बात है भाई, अगर दूर रहेगी तो एरिया आपका ऑटोमेटिकली क्या हो जाना है, इंक्रीज हो जाना है। तो इस तरह का क्या रहेगा, बिहेवियर रहेगा, सही बात है कि नहीं है। अब देखो मैंने आपको एक बात बताई थी पहले भी, अभी हम लोग थोड़ा थोड़ा एक एक करके डिस्कस करेंगे, आसानी से समझना। देखो मैंने आपको एक पहले बात बताई थी कि जब हम लोग बात करते हैं, एक इंटेंसिटी की बात करते हैं या एक फ्लक्स की बात करते हैं,
तो मैंने आपको बताया था कि जैसे किसी भी कोई सोर्स होता है, जैसे मान लो ये आपका एक बैटरी का है, ये इलेक्ट्रिसिटी का एक सोर्स है, तो सोर्स से जब प्रकाश की किरण निकलती है तो वो जो एंगल क्रिएट करती है सोर्स के ऊपर, उस एंगल को हम लोगों ने बोला था कि सर वो एक सॉलिड एंगल होता है। जैसा मैंने एग्जांपल दिया था कि जैसे हम लोग आइसक्रीम खाते हैं तो जो हमारा कोन होता है, अगर मान लो कोन यूं है मेरा और उसके सेंटर पे अगर मैंने क्या रख दिया, एक बल्ब रख दिया, तो वो जो एंगल, जो कोन का जो पतला वाला कोना होता है, जो नीचे वाला कोना होता है, वो जो एंगल क्रिएट करता है उस एंगल को हम क्या बोलते हैं, तो वो एंगल होता है आपका सॉलिड एंगल। अब देखो ये आपको 2D में दिख रहा है, ये एक्चुअली 2D में नहीं है, ये ऐसे है, जैसे मान लो ये पेन है और पेन के यहां से मान लो किरणें निकल रही है, तो ये गोल है, ये वाला सरफेस गोल है, तो इस तरीके से यहां से गोल गोल शेप में यहां से क्या निकलेगी, किरणें निकलेगी। तो ये पूरा का पूरा एंगल जो यहां पे क्रिएट होगा, उस एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, सॉलिड एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, सॉलिड एंगल बोलते हैं। क्या यही होता है कि नहीं होता है, देखो जरा। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि सर यहां पे जो ये एंगल क्रिएशन होगा, इस एंगल को हम लोग बोलते हैं क्या, सॉलिड एंगल, जिसको हम लोगों ने लिखा था ओमेगा से। किससे लिखा था, ओमेगा। तो इसको बोलते हैं हम लोग सॉलिड एंगल। अब देखो मैंने आप लोगों को जो जो चीजें हम लोगों ने टर्मिनोलॉजी में पढ़ी थी, उन्हीं टर्मिनोलॉजी को थोड़ा सा यूज करते हैं। जरा बताओ फ्लक्स क्या होता है भाई, फ्लक्स क्या होता था सर? फ्लक्स ये होता है कि अगर मान लो, या ऐसे समझ लो कि बताओ कि इंटेंसिटी क्या होती है भाई। फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स तो होता है किरण का पुंज। तो मैंने बोला कि यहां से कितनी किरणें बाहर निकल रही है। मान लो ये क्लोज सरफेस मैंने ले लिया, तो इस क्लोज सरफेस में यहां पे कितनी प्रकाश की किरणें हैं, ये मेरी क्या कहलाएगी, फ्लक्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा, फ्लक्स कहलाएगा। सही बात है कि नहीं है? तो भाई फ्लक्स तो किसके ऊपर डिपेंड करता है कि कितनी प्रकाश की किरणें यहां से क्या हो रही है, निकल रही है। इसको बोला था हम लोगों ने कि आपका लाइट का जो फ्लक्स होता है, ल्यूमिनस जो फ्लक्स होता है, वो इस चीज को दिखाता है कि कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड की, कितनी आपकी इलेक्ट्रिसिटी की क्या है, यहाँ पे लाइनें हैं, प्रकाश की किरणें हैं। अब एक बात बताओ, इंटेंसिटी क्या थी? मैंने बोला था कि सर अगर हम लोगों ने डिफाइन करना है किसको, इंटेंसिटी को। किसको डिफाइन करना है बेटा, इंटेंसिटी को। तो अगर सर हमारी जो इंटेंसिटी जो होती है, अगर इंटेंसिटी को हम देखें तो इंटेंसिटी इस चीज के ऊपर डिपेंड करती है कि किसी पर्टिकुलर एरिया पे कितने प्रकाश की किरणें क्या हो रही है, पहुंच रही है। किसी पर्टिकुलर एरिया पे कितने प्रकाश की किरणें पहुंच रही है, वही हमारे क्या होता है, इंटेंसिटी का बिहेवियर होता है। अब अगर मान लो यहां पे मैं इंटेंसिटी देखने की कोशिश करूं, तो मैं बोलूंगा कि यहां पे ये जो एंगल जितना क्रिएट कर रहा होगा, उसी हिसाब से यहां पे क्या पहुंच रही होगी, किरणें पहुंच रही होगी। बताओ पहुंच रही होगी कि नहीं पहुंच रही होगी? सही बात है ना? अरे बिल्कुल क्लियर है कि नहीं है? बिल्कुल सही है। तो ये होता क्या था कि सर इंटेंसिटी जो होती है, ये हमारी होती थी कि ऊपर आपका आता था फ्लक्स और नीचे जो होता था, ये होता था आपका एंगल। कौन सा एंगल, सॉलिड एंगल। तो इंटेंसिटी आई इक्वल टू क्या, फ्लक्स डिवाइड बाय सॉलिड एंगल होता था या नहीं होता था? बिल्कुल, जिसको हम क्या बोलते हैं, कैंडल पावर बोलते हैं या कैंडेला बोलते हैं। ओके, अब हम लोगों ने क्या देखना है, हम लोगों ने देखना है इल्यूमिनेशन। क्या देखना है, इल्यूमिनेशन। इल्यूमिनेशन जानते हो क्या होता है इल्यूमिनेशन? अरे सर इल्यूमिनेशन की अगर मैं बात करूं तो इल्यूमिनेशन होता है इंटेंसिटी पर यूनिट एरिया। क्या, इंटेंसिटी पर यूनिट एरिया मेरा क्या होता है, इल्यूमिनेशन होता है। अब समझिए मैं क्या देखना चाह रहा हूं, मैं ये देखना चाह रहा हूं कि इस बल्ब से जो लाइट निकली, वो जब इस पत्ते पे या इस दीवार पे जब गिरेगी तो कितनी चमक पैदा करेगी, कितना इल्यूमिनेशन क्रिएट करेगी, उसको मैं फाइंड आउट करना चाहता हूं विद रिस्पेक्ट टू दिस डिस्टेंस। तो मैंने दो प्लेन लिए, एक लिया मैंने यहां पे, एक लिया मैंने यहां पे। इसकी यहां से डिस्टेंस ली है मैंने d1 और इसकी यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस ली है मैंने d2। तो मैं ये देखना चाहता हूं। अब देखो ये तो आप लोगों को प्रैक्टिकल लाइफ का नॉलेज है। क्या नॉलेज है कि सर अगर प्लेन पास में रहा तो ज्यादा चमक पैदा करेगा, अगर दूर रहा तो कम चमक पैदा करेगा। तो सीधी सी बात है, इस प्लेन के लिए इल्यूमिनेशन ज्यादा होना चाहिए और इस प्लेन के लिए इल्यूमिनेशन आपका क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। अब देखो इसकी डिस्टेंस d1 है, इसकी डिस्टेंस d2 है, तो मतलब अगर डिस्टेंस बढ़ रही है तो इल्यूमिनेशन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। मतलब एंटी प्रोपोर्शनल का क्या आना चाहिए, बिहेवियर आना चाहिए। ऐसा फिनोमेना मुझे कुछ नजर आना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए। जरा चेक कर लेते हैं, क्या इल्यूमिनेशन जो होता है वो I/A होता है या नहीं होता है? अरे बिल्कुल सही बात है ना सर, इंटेंसिटी पर यूनिट एरिया। अब एक बात बताओ, इंटेंसिटी को क्या मैं इसके हिसाब से लिख सकता हूं? मैं इसको लिख देता हूं 1/A। ओके, और मैं इसको अगर मान लो मैंने डिफाइन किया तो आई कैन से कि इट्स ओके। ये थोड़ा आप लोगों ने गलत लिख दिया, यहां पे होता है ये फ्लक्स पर यूनिट एरिया। ओके, इट्स फ्लक्स पर यूनिट एरिया, नॉट इंटेंसिटी। इट्स फ्लक्स पर यूनिट एरिया जो होता है वो हमारा क्या होता है, इल्यूमिनेशन होता है। क्लियर है ना? ओके, तो अगर मैं फ्लक्स को लिखूंगा तो आई कैन से इट्स I मल्टीप्लाई विद सॉलिड एंगल डिवाइड बाई एरिया। अब एक बात बताओ,
क्या सॉलिड एंगल का बिहेवियर मैंने आप लोगों को बताया था? बिल्कुल। मैंने क्या बोला था कि अगर मान लो आप लोगों को किसी कोन का अगर मान लो सॉलिड एंगल देखना हो, जैसे मान लो ये यहां पे रखा हुआ है, यहां पे मैंने क्या देखना है? सॉलिड एंगल। तो मैंने क्या बताया था? कुछ नहीं करना है, आप लोगों ने लेना है एक स्फीयर को। किसको लेना है? एक स्फीयर को। जैसे बॉल है आपके पास में, सही बात है, और बॉल के ऊपर मान लो मैंने यहां पे 4 डॉट लगा दिए, इस तरीके से लगा दिए। अब इन 4 डॉटों को मिलके, ये 4 डॉट मिलके यहां पे इस तरीके से, मतलब ये वाला सरफेस मिलके जो एंगल क्रिएट करता है, उसी एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं? सॉलिड एंगल बोलते हैं। क्या ऐसा बताया था मैंने आप लोगों को? बिल्कुल बताया था। अब देखो, अगर मैं बोल रहा हूं कि यहां पे मैंने एक सरफेस लिया है, देखो 4 पॉइंट लिए हैं मैंने, इस तरीके से एक चौकोर सरफेस है, सही बात है ना? तो ये चौकोर सरफेस यहां पे कितना एंगल क्रिएट कर रहा होगा? तो मैंने आपको एक बात बोली थी कि पावर एंगल या आपका जो सॉलिड एंगल होता है सर, इसका बड़ा ही इंटरेस्टिंग फॉर्मूला था। क्या फॉर्मूला था बताओ बेटा, क्या फॉर्मूला था? तो सर इसका फॉर्मूला होता है कि एरिया डिवाइड बाई रेडियस का स्क्वायर, एरिया डिवाइड बाई रेडियस का स्क्वायर। अब सपोज दैट आप इस वाले प्लेन की बात कर रहे हो, A1 प्लेन की। किसकी बात कर रहे हो? मान लो आप A1 प्लेन की बात कर रहे हो, इसको मैं नाम दे देता हूं, इसको मैंने बोल दिया PQRS। मान लो इस PQRS प्लेन की आप क्या कर रहे हो? बात कर रहे हो। तो बताओ, अगर आप इसकी बात कर रहे हो तो इस PQRS का एरिया आएगा, सही है, और रेडियस क्या आएगी? सर सेंटर से, जहां सेंटर पे क्या होता है? सोर्स होता है, तो सेंटर से जो डिस्टेंस होती है उसको हम बोलते हैं रेडियस। अब बताओ, ये हो गया आपका सोर्स, सोर्स से इस प्लेन की डिस्टेंस कितनी है? सर D1 है। कितनी है बेटा? अरे D1 है कि नहीं है? बिल्कुल है। तो अगर मैं इसको उठा के रखूं तो बताओ इल्यूमिनेशन क्या होना चाहिए? देखो, इंटेंसिटी हो गया I डिवाइड बाई एरिया आ गया नीचे A मल्टीप्लाई विद ओमेगा। ओमेगा क्या हो गया आपका? सॉलिड एंगल। क्या आएगा? एरिया डिवाइड बाई यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस कितनी है? D1। तो ये हो गया D1 का स्क्वायर। बताओ ये बनेगा कि नहीं बनेगा? देखो जरा ध्यान से, एनी कंफ्यूजन है? ये एरिया किसका एरिया है? इस PQRS प्लेन का क्या है? एरिया है। तो अगर आपने इल्यूमिनेशन को देखा तो यह इंटेंसिटी डिवाइड बाई एरिया मल्टीप्लाई बाई एरिया डिवाइड बाई डिस्टेंस का होल स्क्वायर। अब देखो, अगर आपने किया तो ये एरिया से एरिया क्या हो गया? कैंसिल आउट हो गया। तो आपको पता चला कि सर इल्यूमिनेशन जो आया वो आया इंटेंसिटी डिवाइड बाई डिस्टेंस D1 का होल स्क्वायर। क्या यही बना कि नहीं बना? बताओ जरा। सही बात है। किसके लिए? ये इस PQRS के लिए। अगर यही कहानी मैं इस वाले के लिए करता, मान लो इसको नाम दे देता कि ABCD के लिए क्या होता, तो आप क्या बोलते? सर इल्यूमिनेशन आता, यहां इंटेंसिटी आ जाती, यहां डिस्टेंस D1 नहीं थी, यहां डिस्टेंस आती D2, तो यहां आप लिखते D2 का स्क्वायर। बताओ क्या ऐसा ही लिखते कि नहीं लिखते? सही बात है कि नहीं है? तो क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब यह हुआ कि अगर किसी सोर्स से प्रकाश की किरणें निकल रही है और अगर वो जाके किसी सरफेस पे, किसी प्लेन सरफेस पे अगर गिर रही है, तो वो इल्यूमिनेशन कितना क्रिएट करेगा, ये इस चीज के ऊपर डिपेंड करेगा कि वहां से उसकी डिस्टेंस कितनी है। अगर डिस्टेंस ज्यादा हुई तो इल्यूमिनेशन कम होगा, अगर डिस्टेंस कम हुई तो इल्यूमिनेशन ज्यादा होगा। तो देखो ये इनवर्स है और क्या आ रहा है? स्क्वायर आ रहा है। तो डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। कौन होता है? इल्यूमिनेशन। कौन होता है? इल्यूमिनेशन। तो नाम देखो, इनवर्स स्क्वायर लो। इनवर्स है और किसका इनवर्स है? स्क्वायर का लो है। तो दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड इनवर्स स्क्वायर लो। क्लियर है ना? ओके। तो ये लिखना और इसके बाद में पहले लिखना, स्टार पॉइंट लगा के लिखना इनवर्स स्क्वायर लो में। इसमें लिखना इट्स डिफाइन द रिलेशन। ओके, इनवर्स स्क्वायर लो लगा के आगे लिखना, फिर कॉपी करना है इसको। पहले लिखना इट्स डिफाइन, या अगर कॉपी कर लिया हो तो नीचे लिख लेना इट्स डिफाइन द रिलेशन बिटवीन, इट्स डिफाइन द रिलेशन between it's defined the relation between the illumination, it's defined the relation between illumination and distance of a parallel plane and distance of a parallel नहीं perpendicular लिखना, and distance of a perpendicular plane, distance of a perpendicular plane for a origin source, for a origin source of light, for a origin source of light। तो एक लाइट के सोर्स के लिए कितना निकलेगा? दैट्स डिफाइंड विद रिलेशन ऑफ D1 एंड D2। ओके, तो E प्रोपोर्शनल टू क्या आ गया? 1/d का स्क्वायर आ गया। अगर मैं डिस्टेंस से क्या करूं? रिलेट करना शुरू करूं। क्या ये रूल सबको समझ में आया? ओके, एक और नीचे स्टार पॉइंट लगा के लिखना है इसमें, एक और नीचे स्टार पॉइंट लगा के लिखना, दिस रूल ओनली एंड ओनली एप्लीकेबल, दिस रूल only and only applicable, this rule only and only applicable when plane are perpendicular to the light, this rule
ओनली एंड ओनली एप्लीकेबल व्हेन प्लेन आर परपेंडिकुलर, व्हेन प्लेन आर परपेंडिकुलर टू दी लाइट। ओके, या किसके, अभिलंब के पैरेलल आ गए, सही बात है कि नहीं है? तो प्लेन आर परपेंडिकुलर टू दी लाइट। ऐसा नहीं है कि मैंने प्लेन यहां पे रखा हो सॉरी, ऐसा नहीं है कि मैंने इस PQRS को यहां पे रख दिया हो और उसके ऊपर मैंने ये वाला रूल लगाया हो। क्लियर है ना? मैंने ये सिर्फ किसके लिए लगाया है? परपेंडिकुलर टू दी लाइट, कि जब परपेंडिकुलर होगा तो बिहेवियर कुछ ऐसा होगा। सॉरी, अब अगर मान लो इसी प्लेन को अगर मैं यहां नहीं रखता, अगर इसी प्लेन को मैं यहां नहीं रखता, समझ रहे हो, यहां नहीं रखता, मान लो बैटरी का मुंह इधर है और मैंने इतनी ही D1 स्क्वायर पे या D1 डिस्टेंस पे इस प्लेन को मैं यहां रख देता ऐसे, तो फिर आपका इल्यूमिनेशन कैसा होता? वन सेकंड, सॉरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है। ओके, तो फिर मेरा इल्यूमिनेशन ओके सी, तो अगर ये परपेंडिकुलर नहीं होता और अगर मान लो ये प्लेन यहां नहीं होके D1 डिस्टेंस पे, अगर मान लो यहां होता, मान लो यहां से यहां तक डिस्टेंस D1 ही होती और यहां होता, तो फिर मेरा इल्यूमिनेशन कैसा होता? क्या ये इस चीज को डिफाइन कर पा रहा है? क्या नहीं कर पा रहा है। तो इसके लिए फिर हमारा दूसरा रूल आता है लैम्बर्ट कोसाइन लॉ। सेकंड लिखो, सेकंड हेडिंग डालना लैम्बर्ट कोसाइन लॉ। ये समझ में आ गया ना? ये ओनली एंड ओनली फॉर परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए होता है। नेक्स्ट लिखना लैम्बर्ट्स कोसाइन लॉ, इसको हटा देता हूं मैं। ओके देखो, नेक्स्ट लिखना लैम्बर्ट्स कोसाइन लॉ। लैम्बर्ट्स कोसाइन लॉ। ओके, अब इसमें समझना लैम्बर्ट भाई साहब ने क्या बोला। लैम्बर्ट भाई साहब ने यही कहानी बोली जो अभी हम लोगों ने बताया था मैंने, कि अगर वो यहां नहीं होके किसी डिस्टेंस पे होता तो हमारा बिहेवियर कैसा होता। जैसे मैंने बोला कि मान लो मैं बैटरी को ऐसे रख देता हूं, अच्छे से समझ में आएगा। मान लो यहां पे ये आपकी क्या रखी हुई है, बैटरी रखी हुई है, सही है ना? अब यहां से कहानी वही है, लाइट निकल रही होगी सीधी सीधी। मान लो अगर इस तरीके से सीधी सीधी लाइट निकल रही होती और यहां पे मैंने क्या रख रखा होता, एक प्लेन रख रखा होता। जैसे अभी मैंने रख रखा था PQRS, ऐसे ही था प्लेन, सही है ना? तो अगर मान लो ये है PQR और S है और ये डिस्टेंस यहां से यहां तक की डिस्टेंस को मान लियो, मैंने मान लिया कितना है, D डिस्टेंस है। कितना है ये डिस्टेंस यहां से यहां तक? D मान लिया मैंने। ओके, ये D डिस्टेंस है मान लो। अब मैं बोल रहा हूं कि अगर मान लो डिस्टेंस ऐसी रही तो हम रिलेशन देख चुके हैं अभी क्या रिलेशन देख चुके हैं कि सर E जो होगा वो आपका I अपॉन इस D का क्या आएगा, स्क्वायर आएगा। ये किसके अकॉर्डिंग आ गया? इनवर्स स्क्वायर लॉ के अकॉर्डिंग। ये क्लियर है कि नहीं है? ये तो क्लियर था। ओके, अब मैंने बोला कि मान लो इस प्लेन को मैं ऐसे नहीं रख के, अगर मान लो इसी प्लेन को मैंने यहां से थोड़ा तिरछा यूं इसी प्लेन को मैं यहां से घुमाया और यहां से थोड़ा तिरछा मैंने यहां पे इस प्लेन को क्या कर दिया, पुट कर दिया। ओके, इसी प्लेन को मैंने क्या किया, इधर से इधर खिसका दिया। ये हो गया आपका PQR और S। क्लियर है कि नहीं है? ओके, कंफ्यूज मत होना भाई। P यहां पहुंच जाएगा, मान लो ये हो जाएगा P, ये हो गया आपका Q। ओके, इधर आएगा आपका R और ये हो जाएगा आपका S। तो इसी को मैंने क्या किया, जैसे आपका परपेंडिकुलर होता है, जैसे मान लो ये आपका क्या होता है, जैसे आपका पेंडुलम होता है, तो जैसे सेंटर में है, सेंटर से मैंने इधर थोड़ा सा क्या कर दिया, खिसका दिया, तो ये पूरा का पूरा जो बिहेवियर है वो इधर खिसक गया। मान लो किसी एंगल से खिसकाया मैंने और उस एंगल को बोल देता हूं, मान लो कितना एंगल है, थीटा एंगल है। कितना है बेटा? थीटा है। देख लो जरा ध्यान से, ठीक है ना? ये परपेंडिकुलर वाला डायरेक्शन है, ये यहां से यूं है और मैंने यहां से किसी डिस्टेंस पे इसको क्या कर दिया है, खिसका दिया है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। ओके, देख लेना, ठीक है ना? ओके, तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मैंने क्या किया है, खिसका दिया है। अब अगर मैं बिहेवियर देखने की कोशिश करूं, अगर मैंने देखा कि यहां सर इंटेंसिटी का बिहेवियर बताओ कि इंटेंसिटी का बिहेवियर कैसा है। अब देखो ध्यान से समझना, कौन यू था, यू निकल रहा था, उसी को आपने खिसकाया है। तो मतलब आपका जो ओमेगा है, जो आपका सॉलिड एंगल है, वो चेंज नहीं हुआ है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। सिर्फ ये जो है वो यहां से यहां पे क्या हो गया है,
शिफ्ट हो गया है, बस कहानी इतनी सी है। तो अगर मान लो ये डिस्टेंस डी थी तो ये वाली डिस्टेंस जो होगी वो कुछ ना कुछ अलग आ जाएगी, कुछ ना कुछ इसमें क्या आ जाएगा, चेंज आ जाएगा। अब देखो जरा एक बात को आप थोड़ा सा ध्यान से समझना, सही है ना। देखो अगर आप इस डिस्टेंस को देखो तो मैंने बोला कि मान लो ये डिस्टेंस मेरी डी डेस है, कितनी है, डी डेस। तो अगर इस डी में और इस डी डेस में अगर इन दोनों में मैं क्या देखूं, रिलेशन देखूं, तो मुझे क्या पता लगेगा भाई बताओ। अगर मान लो ये थीटा है ना, इसको अगर मान लो मैंने बोल दिया कि अप्रोक्सीमेटली यू किसका है, मान लो ये अप्रोक्सीमेटली कितना है, 90 है, तो ये एंगल आपको कुछ ऐसा नहीं दिख रहा, ये कुछ ऐसे नजर नहीं आ रहा है आपको, यूं इस तरीके से। देखो इसको घुमा के अगर मैं ऐसे बना दूं तो ये ऐसे नजर नहीं आएगा, और ये एंगल है मान लो आपका थीटा। तो ये आपका जो बेस बन रहा है वो बन रहा है डी, और ये वाला जो बन रहा है ये बन रहा है आपका डी डेस। तो अगर डी और डी डेस में अगर मैं रिलेशन देखने की बात करूं तो आप क्या बोल सकते हो कि सर कैसा रिलेशन बना रहा है, डी डेस का इसके साथ में क्या रिलेशन है। तो मैंने बोला कि अगर मैं डी को लिखूंगा, अगर मैं किसको लिखूंगा, डी को लिखूंगा, तो मैं लिख सकता हूं कि इट्स योर डी डेस ऑफ कॉस ऑफ थीटा। बताओ लिख सकता हूं नहीं लिख सकता हूं, सही बात है कि नहीं है। क्या हो गया, ये डी डेस कॉस ऑफ थीटा का बिहेवियर हो जाएगा अगर मैं डी को इसके हिसाब से क्या करूंगा, लिखना शुरू करूंगा। तो बताओ इसमें कोई कंफ्यूजन है क्या किसी को, अगर हो तो आप लोग पूछ सकते हो। एनी कंफ्यूजन रिगार्डिंग दिस, कोई कंफ्यूजन नहीं है ना, बढ़िया बिंदास वाला काम है, मस्त है एकदम, सही बात है। अगर इसी कहानी को अगर मान लो मैं लिखता कि ये आई अपॉन डी स्क्वायर का बिहेवियर है, और अगर यहां से अगर मैं इधर से इधर गया तो जैसे जैसे एंगल देखो, अगर थीटा जीरो होता तो ये परपेंडिकुलर होता तो सबसे ज्यादा इंटेंसिटी यहीं मिलती, इल्यूमिनेशन सबसे ज्यादा यहां मिलेगा क्योंकि पूरी की पूरी लाइट आ रही है कि नहीं आ रही है, बताओ। अब अगर ये यहां से हल्का सा भी इधर किसका, तो यहां पे तो तिरछा पड़ जाएगा तो इल्यूमिनेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मतलब सर जैसे जैसे थीटा बढ़ना चाहिए इल्यूमिनेशन क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो आप इसको एक तरीके से और समझ सकते हो। देखो अगर डायरेक्ट अगर कोई कैलकुलेशन ना करो और अगर डायरेक्ट समझो तो आप एक बात बोल सकते हो कि सर अकॉर्डिंग टू द प्रैक्टिकल फिनोमेना मुझे ये समझ में आ रहा है कि अगर थीटा बढ़ेगा तो इल्यूमिनेशन की जो वैल्यू होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, सही है ना। और ऐसा कब हो सकता है कि थीटा बढ़े तो कोई क्वांटिटी कम हो। तो सर ऐसा होता है कोस थीटा में, अगर थीटा की वैल्यू बढ़ती है तो कोस थीटा की वैल्यू क्या करती है, डिक्रीज करना शुरू करती है। तो आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हो कि अगर आपने ई लिखा तो आप लिख सकते हो आई डिवाइड बाई, मान लो ये डिस्टेंस यहां से यहां तक हो गया आपका d1, तो आप लिख सकते हो सर d1 का स्क्वायर, ठीक है ना, इसको d1 लिख लेना मान लो, तो ये हो गया d1 स्क्वायर और ये बन जाएगा cos ऑफ थीटा। कितना बन जाएगा, cos ऑफ थीटा, सही बात है कि नहीं है। तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो कि अगर मैं दोनों फॉर्मूलों को अगर मिला दूं तो इसको आई इसको डी लिख लो, आई डी स्क्वायर, मतलब मल्टीप्लाई में साथ में क्या लिख सकते हो, cos ऑफ थीटा लिख सकते हो। दैट्स योर रिलेशन बिटवीन द लैम्बर्ट्स कोसाइन लॉ। इसको आप क्या बोल सकते हो कि सर ये हमारा लैम्बर्ट का कौन सा रूल आ गया है, कोसाइन का लॉ बन चुका है, लैम्बर्ट कोसाइन लॉ बन चुका है कि नहीं बन चुका है। अरे भाई बना है कि नहीं बना है, क्लियर है सबके, ओके। अगर कंफ्यूजन हो तो मैं और कुछ इसमें डिस्क्राइब करके बताऊं आपको अच्छी अच्छी चीजें, ओके, क्लियर है ना, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है ना, ओके। तो यहाँ पे आप क्या रख सकते हो साथ में, cos ऑफ थीटा भी साथ में आप यहाँ पे रख सकते हो, क्योंकि आपका d और d डेस का रिलेशन जो होगा वो कुछ इस तरह का रिलेशन आएगा। तो इसको इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, डिफाइन भी कर सकते हो, चलेगा, ओके। हाँ यहाँ पे d डेस आएगा बेटा, बिल्कुल नई वाली है ना, नई लाइन होगी ना, यहाँ से यहाँ तक d1 लिखो, d डेस लिखो, आप इसको जो भी लिखो, d डेस का स्क्वायर इंटू साथ में क्या आएगा, cos ऑफ थीटा आएगा, ओके, क्लियर है, ओके। तो इसको बोलते हैं लैम्बर्ट्स का कोसाइन रूल। क्या बोलते हैं इसको, लैम्बर्ट्स कोसाइन लॉ। अगर आप इसको डी में कन्वर्ट करना चाहो तो लिख सकते हो, देखो डी डेस को अगर उठा के लाओगे तो डी अपॉन कोस थीटा लिखोगे, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ई इक्वल्स टू आई अपॉन डी डेस को मान लो मैंने लिख दिया डी अपॉन कोस थीटा, तो इसका आ गया साथ में क्या, होल स्क्वायर, और ये साथ में आ गया आपका कोस ऑफ थीटा, स्क्वायर ऊपर जाएगा तो आप इसको लिखोगे आई अपॉन डी स्क्वायर, ये बन जाएगा कोस का क्यूब, ये हो जाएगा थीटा, और ये बन जाएगा आपका ई। सही बात है कि नहीं है, लेकिन इतना अंदर तक जाने की आपको जरूरत है नहीं, सही है। अगर आपको ये पता है तो आप डायरेक्ट यहाँ से कर लेना, यहाँ से ये वाली डिस्टेंस आप इजीली क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है, ओके। तो इसको बोलते हैं लैम्बर्ट्स का कोसाइन लॉ। तो मैंने क्या किया है, मैंने इल्यूमिनेशन को देखा तो इल्यूमिनेशन आया था प्रोपोर्शनल कोस थीटा, पहले वाला रूल आया था ये इल्यूमिनेशन का, तो इन दोनों को मैंने मिक्स किया और मिक्स करके एक ये जनरलाइज रूल आप लोगों के लिए निकाल दिया कि आई अपॉन डी स्क्वायर साथ में क्या आएगा, कोस का क्यूब थीटा आता है। ये जो डिस्टेंस है ये यहाँ से परपेंडिकुलर वाली डिस्टेंस मैंने कंक्लूड की है। अगर आप साइड वाली डिस्टेंस को अगर आप इंक्लूड करो तो आई डी डेस का स्क्वायर साथ में क्या लिखना, कोस ऑफ थीटा लिखना, वहां पे फिर आप कोस क्यूब थीटा मत लिखना, ठीक है ना। अगर ये वाली लो तो ये लगाना और ये डिस्टेंस लो तो ये लगाना। तो इसमें मैंने क्या किया है, दोनों फॉर्मूलों को इंक्लूड करके एक जनरलाइज फॉर्मूला आपके लिए क्या कर दिया है, क्रिएट कर दिया है।
समझ में आई कहानी या नहीं आई? सही बात है। तो इसमें लिखना लैम्बर्ट्स कोसाइन लॉ इज यूज्ड, लैम्बर्ट्स कोसाइन लॉ इज यूज्ड when light is not perpendicular, when light is not perpendicular to the plane, when light is not perpendicular to the plane, then Lambert's cosine law is used. क्लियर ना? ओके, इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस भी कराऊंगा मैं आपको, ठीक है ना? अगली क्लास में करेंगे क्वेश्चंस, है ना? क्वेश्चंस पहले लिख दूंगा तो इजीली हो जाएंगे, अभी लिखवाऊंगा करवाऊंगा टाइम लग जाएगा। ओके, तो ये कंप्लीट हो गया। ओके, अब इसके बाद में हमारा जो टॉपिक आता है, इसके लिए क्वेश्चंस करवाऊंगा मैं, डोंट वरी। इसके बाद में हमारा जो टॉपिक आता है वो टॉपिक आता है आपका टाइप ऑफ लैंप्स। मतलब प्रैक्टिकल लाइफ में आप लोगों के बल्ब, जैसे बल्ब होता है, ट्यूबलाइट है, CFL है, सही बात है ना, बहुत सारी चीजें हैं। ओके, तो टाइप ऑफ लैंप्स पढ़ेंगे हम कि कितने तरह के हमारे एक्चुअली बल्ब जो होते हैं वो होते हैं, मतलब सोर्स ऑफ लाइट कितनी होती है, अलग अलग तरह का मैकेनिज्म होता है, तो कितने तरह के होते हैं और इन सब के ऊपर क्या क्या फिनोमिना होता है। तो हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में 4 तरह के बल्ब होते हैं। कितने तरह के होते हैं बेटा? 4 तरह के होते हैं। पहला जो होता है वो होता है आर्क लैंप। कौन से होते हैं? आर्क लैंप। दूसरा आएगा फ्लोरेसेंट, तीसरा आएगा मैग्नेटिक वाला, और चौथा जो आता है वो होता है आपका इनकैंडेसेंट लैंप। तो इन चारों चीजों को हम लोग एक एक करके पिक करके पढ़ाने वाले हैं। पूरा डिटेल में मैं चलूंगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, सही बात है। तो आज की क्लास में हम लोग पहले वाले को इंक्लूड कर लेते हैं, एंड दैट इज योर आर्क लैंप। और ये क्या है आपका? आर्क लैंप। ओके, तो ध्यान से समझना, कौन सा लैंप है बेटा? आर्क लैंप है। देखो नाम से ही क्लियर है, नाम से क्या क्लियर है कि सर आर्क का प्रोडक्शन होना चाहिए। अगर आर्क का प्रोडक्शन होगा तो मतलब लैंप हमारा काम करेगा। अब देखो बेटा, चीजों को ना ध्यान से समझोगे तो काम आएगी। देखो मैंने क्या बताया था, फर्स्ट क्लास में हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि सर लाइट जो है इट्स फॉर्म ऑफ आर्क। मतलब लाइट को प्रोड्यूस किया जा सकता है एक हीट के द्वारा। किसके द्वारा प्रोड्यूस किया जा सकता है बेटा? हीट के द्वारा। लेकिन उस हीट का जो टेम्परेचर होना चाहिए वो कम से कम 2000 या 2500 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास, तो मतलब 800 से तो ज्यादा होना ही होना चाहिए। ये मैंने मिनिमम रेंज ली थी। मैंने बोला था कि जब किसी चीज को आप टेम्परेचर 800 से ज्यादा पे अगर गर्म करना शुरू करते हो तो हीट के साथ साथ में वो लाइट के फॉर्म में भी एनर्जी को क्या करना लगता है? इमिट करने लगता है, और उसकी वजह से चीजें हमें दिखाई देना शुरू करती है। अब समझो, जितने भी हम लैंप पढ़ेंगे उन सब में हम ये करेंगे कि एक हीट को डेवलप करेंगे, और उस हीट का टेम्परेचर हमेशा 800 से तो ज्यादा ही होगा। 800 पे तो आपका जस्ट एमिट करना शुरू करती है लाइट, तो 800 से तो कई गुना ज्यादा हम लेंगे, तब जाके हम लोगों का लाइट का प्रोडक्शन जो होगा वो पाया जाएगा। सही बात है कि नहीं है? कोई कंफ्यूजन वाली बात तो नहीं है ना? क्लियर है सब कुछ? ओके, अब जरा ध्यान से समझने की कोशिश करो। देखो मैंने बोला आर्क लैंप, तो मुझे क्या प्रोड्यूस करना है बेटा? एक आर्क का क्या करना है? प्रोडक्शन करना है। क्या करना है? एक आर्क का प्रोडक्शन करना है। अब देखो आर्क का प्रोडक्शन कैसे किया जाता है यह समझना बहुत कंपलसरी है। अब देखो कैसे किया जाता है, ध्यान से समझो। तो आर्क, जैसे मान लो मैंने बोला एक कंडक्टर है, और अगर मान लो इस कंडक्टर को मैंने किसी बैटरी से जोड़ दिया तो इसमें तो कंटिन्यूसली तरीके से क्या जाएगी? करंट जाएगी। क्या कभी कहीं आर्क का प्रोडक्शन हो सकता है? क्या नहीं हो सकता। तो सर आर्क प्रोड्यूस कैसे होती है? तो देखो प्रैक्टिकल लाइफ में आप लोगों ने देखा होगा, पावर सिस्टम वगैरह में जब आप लोग सप्लाई को कनेक्ट करते हो या सप्लाई को जब हम लोग बंद करते हैं, तो जो जनरेटिंग स्टेशन होते हैं या पावर स्टेशन होते हैं, वहां पे जब सप्लाई को ऐसे ओपन करते हैं तो इस रोड के बीच में और इस रोड के बीच में यूं आपको आर्क प्रोड्यूस होती हुई नजर आती है। आती है नहीं आती है? इलेक्ट्रोड्स के बीच में बिल्कुल आती है। तो कब आती है? जब वो उन दोनों का कनेक्शन एक दूसरे से क्या हो जाए? रिमूव हो जाए। जब बीच में क्या आ जाए? हवा आ जाए। क्या आ जाए? हवा आ जाए। तो आपको बीच में आर्क का प्रोडक्शन होता हुआ नजर आता है। अब आर्क का प्रोडक्शन कैसे होता है समझना, ये तो क्लियर है, पहले से क्लियर था, हटा देता हूं। अब समझो, देखो बेटा क्या किया जाता है। तो सर आर्क लैंप जो होते हैं इनमें इलेक्ट्रोड्स को यूज किया जाता है। किसको यूज किया जाता है? इलेक्ट्रोड्स को, ठीक है ना? इलेक्ट्रोड्स को यूज कैसे किया जाएगा? अब जरा ध्यान से समझना। मैंने बोला कि मान लो मेरे पास यहां पे एक कोई इलेक्ट्रोड है। मैं नहीं कह रहा ये इलेक्ट्रोड किसका बना हुआ है, जिसका बना हुआ होगा वो टाइप ऑफ आर्क लैंप में हम लोग ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पहले ऐसा समझ लेते हैं कि आर्क लैंप का वर्किंग क्या होता है, वो समझ लेंगे, फिर टाइप ऑफ आर्क लैंप कर लेंगे। ओके, अब देखो मान लो ये कोई एक इलेक्ट्रोड है और यहां पे ये एक कोई मैंने दूसरा इलेक्ट्रोड मान लो मैंने यहां पे क्या कर लिया, ले लिया। ओके, अब मैंने बोला इन दोनों को मैंने क्या किया, लाके यहां से किसी ना किसी बैटरी से मैंने क्या कर दिया है, कनेक्ट कर दिया। क्या कर दिया बेटा? इसको कनेक्ट कर दिया। अब समझना ध्यान से,
मैंने इन दोनों इलेक्ट्रोड को यहां से क्या कर दिया है, कनेक्ट कर दिया है। अब मैं जैसे ही कनेक्ट करूंगा इसके ऊपर, मान लो ये 220 वोल्ट की बैटरी थी, लगाई तो यहां पे 220 वोल्ट पहुंच जाएगा और यहां पे वोल्टेज रहेगा कितना, 0 वोल्ट। कितना रहेगा बेटा, 0 वोल्ट। इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होती है, ये जो गैप होता है, ये अप्रोक्सीमेटली 2 से 3 mm होता है। मतलब जब बहुत ज्यादा गैप भी आपका नहीं पाया जाता है, गैप भी आपका बहुत ज्यादा क्या होता है, कम होता है। 2 से 3 mm काफी कम गैप है, सही बात है ना। अब यहां पे 220 वोल्ट है, यहां पे 0 वोल्ट है, मतलब एक वोल्टेज दूसरा वोल्टेज, लेकिन बीच में कौन आ गया, हवा आ गया। क्या हवा एक कंडक्टर का काम करता है क्या? सर हवा तो कंडक्टर नहीं होता, हवा क्या होता है, इंसुलेटर होता है। परफेक्ट है, लेकिन हमको क्या पता है भाई, हमको ये पता है कि अगर बैटरी आ गई तो बैटरी की वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डेवलपमेंट होगा। क्यों डेवलपमेंट होगा, देखो जरा, यहां पे है 220 वोल्ट, यहां पे है कितना, 0 वोल्ट। तो इन दोनों के बीच में इस रास्ते में क्या पाया जा रहा है, पोटेंशियल का डिफरेंस पाया जा रहा है। और ये बात हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि जहां पोटेंशियल का डिफरेंस होता है उसका बिहेवियर हो जाता है एज ए कैपेसिटर। किसके जैसा, एज ए कैपेसिटर। ऐसा समझो ये कैपेसिटेंस बन चुका है, जिसका एक रोड ये वाला है, एक रोड ये वाला है, इस पे 220 वोल्ट पॉजिटिव है, इस पे वोल्टेज कितना है, 0 है। तो होगा क्या सर, यहां पे एक जबरदस्त इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा। क्या होगा, एक जबरदस्त इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा। और वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा V/d के अकॉर्डिंग। मतलब यहां पे दोनों के बीच में वोल्टेज कितना है और दूसरा दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है। अब एक बात बताओ, क्या आप इलेक्ट्रिक फील्ड चाहते हो क्या? अरे सर, इलेक्ट्रिक फील्ड ही वो एनर्जी होती है जो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से आर्क का क्या कर देती है, प्रोडक्शन कर देती है, जिसकी वजह से आग लगती है। वो कौन होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। अब भाई मैं तो चाहता हूं कि आर्क आए, क्योंकि लैंप कौन सा है, आर्क लैंप है। मैं तो चाहता हूं आर्क आए और जबरदस्त हीट क्या करे, प्रोड्यूस करे, क्योंकि जितनी हीट प्रोड्यूस करेगा उतना ही लाइट मुझे क्या होगा, प्रोडक्शन करना शुरू करेगा। वो चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं, बिल्कुल। तो मैं चाहता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा रहे, हाई रहे। तो मैंने बोला कि सर E=V/d के अकॉर्डिंग मैं चाहता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा कैसा बने, हाई बने। कैसा बने, हाई बने। मैं 2 काम कर सकता हूं। क्या कर सकता हूं, पहला काम तो यह है कि आप वोल्टेज को बढ़ाओ, बिल्कुल परफेक्ट है। और दूसरा काम यह है कि आप डिस्टेंस को क्या करो, कम करो। तो पहला काम हम क्या करते हैं, वोल्टेज को बढ़ाना। अब वोल्टेज को कैसे बढ़ाया जा सकता है, सर वोल्टेज को इस तरीके से बढ़ाया जा सकता है कि यहां पे ये जो गैप होना चाहिए ये परफेक्ट कैसा होना चाहिए, इंसुलेटिंग होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि यहां पे से यहां पे आपने कोई वायर जोड़ दिया बीच में तो कनेक्शन वाला काम हो गया ना, कनेक्शन नहीं होना चाहिए। सही बात है कि नहीं है, बिल्कुल। तो हम इसको रख लेते हैं ओपन, बीच में रख लेते हैं हवा। अब आप जानते हो हवा जो होती है ना, वो परफेक्ट कैसी होती है, इंसुलेटिंग होती है। परफेक्ट कैसे होती है, इंसुलेटिंग होती है। सही बात है कि नहीं है। और मॉइस्चराइज अगर हवा में आ जाए, अगर मॉइस्चराइज हवा में आ जाए तो उसमें थोड़ा सा क्या आ जाता है, कंडक्शन आ जाता है। तो इसकी वजह से हम इसको क्या कर देते हैं, इंसुलेटिंग कर देते हैं चारों तरफ से। मतलब किसी ग्लास से क्या कर देते हैं, पैक कर देते हैं, ताकि मॉइस्चराइज वाली हवा अंदर ना जा पाए। समझ में आई कहानी, बिल्कुल सही है ना। अब क्या करना है सर, वोल्टेज, अरे वोल्टेज भाई मेरे घर में तो 220 है, फिक्स है। मेरे घर में कितना वोल्टेज है, 220 है, सही है। तो यहां पे मान लो 220 वोल्टेज आ गया दोनों के क्रॉस। अब इलेक्ट्रिक फील्ड को बढ़ाना है तो डिस्टेंस को क्या रखना पड़ेगा, कम रखना पड़ेगा। इसलिए हम यहां पे इन दोनों के बीच में बहुत कम डिस्टेंस रखते हैं, 2 से 3 mm के आसपास, बहुत कम रखते हैं। अब इसने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप किया। अब जानते हो जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता जाता है, इलेक्ट्रिसिटी का बिहेवियर या आयोनाइजेशन क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। तो यहाँ के जो कण होते हैं ना हवा के, वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या होते जाते हैं, आयोनाइज होते जाते हैं। क्या होते जाते हैं, आयोनाइज होते जाते हैं, बिल्कुल आयोनाइज होते जाते हैं। और जैसे जैसे वो आयोनाइजेशन उनका बढ़ेगा तो धीरे धीरे वो चमकना क्या करते हैं, शुरू करते हैं। जैसे होता है ना, लोहे को आप धीरे धीरे गर्म करते हो तो वो चमकना क्या करता है, शुरू करता है। तो यहाँ पे जो हवा के कण है, इनका आयोनाइजेशन बढ़ता है, ये गर्म होते हैं, गर्म होकर चमकना शुरू करते हैं और दूर से हमें लाइट के फॉर्म में दिखाई देते हैं। अब देखो, आप इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट हो, आपने इफेक्ट पढ़ा होगा, कोरोना इफेक्ट, पावर सिस्टम में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, बिल्कुल पढ़ा है। आपने ये पढ़ा होगा कि जब कोरोना इफेक्ट बहुत ज्यादा हो जाता है तो वो वायर के चारों तरफ हम लोगों को दिखाई देना शुरू कर देता है, वॉयलेट ब्लू कलर में दिखता है कि नहीं दिखता है। वहां किसकी वजह से आता है कोरोना इफेक्ट, अरे सर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ही तो आता है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा होता है तो आसपास के कणों को आयोनाइजेशन इतना कर देता है कि वो हमें दूर से दिखाई देना शुरू कर देते हैं। अब देखो यहां तो मैंने पैक भी कर रखा है, बिल्कुल, तो जबरदस्त तरीके से वो बीच में क्या करेगा, आर्क का प्रोडक्शन करता है। और यही इसका क्या होता है, बिहेवियर होता है, यही इसका क्या होता है, वर्किंग का प्रोसेस पाया जाता है। तो एक आर्क लैंप
जो वर्क करता है वो किस तरीके से करता है। तो ये कहानी आपको समझ में आई होगी। अभी मैंने मोटी मोटी ऊपर ऊपर से बताया है, क्लियर है कि नहीं है। तो आर्क लैंप में किसका प्रोडक्शन होना है बेटा, आर्क का होना है। अब देखो आर्क लैंप जो होते हैं वो कितने तरह के होते हैं, तो जरा एक एक चीजों को थोड़ा ध्यान से समझते हैं। देखो आर्क लैंपों में सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट आर्क लैंप होता है वो होता है कार्बन आर्क लैंप। कौन सा, कार्बन आर्क लैंप। अब देखो मैंने क्या बोला था कि आर्क लैंप का नाम वही होगा जिस नाम के क्या बने होंगे, इलेक्ट्रोड बने होंगे। तो अगर मैंने बोला कार्बन आर्क लैंप तो इसका क्या मतलब है सर, इसका मतलब यह है कि इसके बनने वाले जो ये इलेक्ट्रोड्स होंगे, ये इलेक्ट्रोड किसके बने होंगे, कार्बन के बने होंगे। किसके बने होंगे, कार्बन के बने होंगे। अब सोचो अगर मान लो इस इलेक्ट्रॉन को मैंने कार्बन का बना दिया, कहानी को समझना, अभी ट्विस्ट आएंगे बहुत सारे। देखो अगर मान लो मैंने इस इलेक्ट्रोड को कार्बन का बना दिया, इसको भी मैंने किसका बना दिया, कार्बन का बना दिया। अब कार्बन के बारे में हम लोग क्या क्या जानते हैं। पहली चीज, कार्बन जो होता है वो कोई कंडक्टिंग मटेरियल नहीं होता है, जानते हो ना। कार्बन जो होता है वो अधातु में आता है। अधातु जो होते हैं वो अच्छा, ना तो ये अच्छा कंडक्टर है ना ये अच्छा इंसुलेटर है, मतलब ये मीडियम क्वालिटी वाला कंपोनेंट है। कौन है आपका, कार्बन। अब देखो यहां से जैसे ही करंट जाएगा, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है। अब किसकी वजह से आया इलेक्ट्रिक फील्ड, भाई इस 220 वोल्टेज की वजह से आया। सही बात है कि नहीं है, बिल्कुल। अब अगर मान लो कार्बन भी कंडक्टिव नहीं है, इंसुलेटिंग है, तो आप बोल सकते हो सर यहां से लेके यहां तक ही समझ लो आप 220 वोल्टेज का ड्रॉप है कि नहीं है। तो मतलब इस पूरे रीजन में क्या होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। भाई आपका लैंप यहां से लेके यहां तक क्या होता है, पैक होता है पूरा। तो यहां मान लो आपका कितना आ गया, 220 आ गया, तो यहां कितना है, 0 है। तो सर एक जबरदस्त इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इधर से इधर इस डायरेक्शन में, बताओ होगा कि नहीं होगा। अरे होगा, बिल्कुल। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, चार्ज करेगा, कणों को क्या करेगा, चार्ज करेगा। क्या कर देगा, आयोनाइज कर देगा। मतलब यहां पे करंट फ्लो कराने के लिए, यहां बीच में करंट फ्लो कराने के लिए इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत नहीं है। कौन फ्लो कराएंगे, अरे हवा के कण, अरे इस कार्बन के कण जो क्या हो जाएंगे, आयोनाइज हो जाएंगे। आयोनाइज का मतलब क्या है कि हवा का कण पहले चुपचाप रखा हुआ था ऐसे कैसे, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं था, लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड में वो आया, या तो वो पॉजिटिव बना लेगा या वो क्या बना लेगा, नेगेटिव बना लेगा। इसको बोलते हैं आयोनाइजेशन। क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन बोलते हैं। सही बात है कि नहीं है। अब देखो अगर मान लो इस कार्बन के कण क्या हो जाएंगे, आयोनाइज हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे बेटा, आयोनाइज्ड हो जाएंगे। तो मान लो इनके ऊपर ये पॉजिटिव से जुड़े हुए हैं, तो इनके ऊपर क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव 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 आ जाएगा। सही बात है कि नहीं। ये नेगेटिव से जुड़े हैं तो इनके ऊपर नेगेटिव 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 आ जाएगा। अब देखो जरा ध्यान से, होगा क्या सर, कहानी में ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड आया, यहां पे वोल्टेज है, इधर की तरफ क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। अब हम लोग एक बात बड़े अच्छे से जानते हैं, 11th-12th में पढ़ी थी। क्या जानते हैं कि सर अगर मान लो किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी कण को रख दिया जाए और कण के ऊपर मान लो कोई आवेश है Q, तो इस Q के ऊपर एक फोर्स लगना शुरू हो जाता है और उस फोर्स को हम बोलते हैं F = Q × E। बताओ बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। सही बात है, बिल्कुल। अगर मान लो सर ये Q की वैल्यू अगर कैसी है, पॉजिटिव है, तो लगने वाला फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही लगता है। सही बात है ना, सेम डायरेक्शन में होते हैं F और E। अगर मान लो Q की वैल्यू कैसी है, नेगेटिव है, मान लो कोई इलेक्ट्रॉन है, तो लगने वाला फोर्स जो होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में क्या करता है, फोर्स क्रिएट करता है। अब सोचो यहां पे इस कार्बन के कण हो गए आयोनाइज्ड, अगर इसके कण आयोनाइज्ड हो गए तो उनके ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज, इन कणों के ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब पॉजिटिव चार्ज आ गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से लगेगा फोर्स, किसके ऊपर, इन कण के ऊपर। तो क्या होगा, ये कण यहां से निकलेंगे और यहां से मूव करते करते कहां पे आ जाएंगे, नेगेटिव इलेक्ट्रोड के पास में आ जाएंगे। आएंगे कि नहीं आएंगे, और यहां से मूव करते हुए कहां जाएंगे, नीचे की तरफ जाना शुरू करेंगे। मतलब क्या हो गया सर, ये तो ये कहानी होगी कि ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड जो होता है वो आपका आयन का क्या बन जाता है, सोर्स बन जाता है, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इसके ऊपर से फोर्स लगता है और ये आयन यहां से निकल निकल के इधर आना शुरू करते हैं। तो फिर ये तो ये हो जाएगा कि धीरे धीरे एक टाइम ऐसा आएगा कि ये पॉजिटिव जो इलेक्ट्रोड बनाया आपने, कार्बन का जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड बनाया था, वो इलेक्ट्रोड धीरे धीरे क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है बेटा, ऐसा ही होता है कि कार्बन के इलेक्ट्रोड से हम लोग जो कार्बन आर्क लैंप बनाते हैं तो उसमें पॉजिटिव इलेक्ट्रोड जो होता है, इसकी मोटाई, इसकी साइज, इसकी लंबाई नेगेटिव इलेक्ट्रोड के कंपैरिजन में अप्रोक्सीमेटली डबल होती है। क्यों होती है डबल, रीजन समझ में आया ना, क्योंकि बीच में यहां अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होता है, उस वजह से इसके जो आयन होते हैं वो क्या हो जाते हैं, आयोनाइज्ड हो जाते हैं इसके कण,
और इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से उनके ऊपर फोर्स लगता है और वो यहां से यहां पे ट्रांसफर करना क्या कर देते हैं, शुरू कर देते हैं। तो धीरे धीरे ये क्या होता जाता है, खत्म होता जाता है। और जब ये खत्म हो जाता है तो ये जो आपका सेल होता है या जो ये आपका लैंप होता है ये क्या हो जाता है, खराब मान लिया जाता है। सही बात है कि नहीं है, बिल्कुल क्लियर है ना, समझ में आनी चाहिए, ये बात आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। अब समझिए और कहानियों को। ये मैंने कब कहा, ये मैंने तब कहा जब हम लोगों ने यहां बैटरी कौन सी लगा रखी है बेटा, डीसी लगा रखी है। अब डीसी क्यों सर, अगर डीसी हुई तो वो हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल, भाई इसके टर्मिनल तो चेंज होंगे नहीं, तो हमेशा पॉजिटिव पे लगा रहेगा, तो हमेशा ये कण यहां से निकल के यूं जाते रहेंगे। सही बात है, तो इसलिए मुझे इसको क्या बनाना पड़ा, मोटा बनाना पड़ा। अगर ये बैटरी डीसी ना होके अगर कौन सी होती बेटा, एसी होती, मान लो कैसी होती, एसी होती। सर एसी का वोल्टेज तो यूं होता है मतलब यहां 180 डिग्री से पहले अगर पॉजिटिव है तो एवरी 180 डिग्री के बाद में वो क्या हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएगा, तो उसकी पोलैरिटी तो चेंज होती है। तो मतलब इस इलेक्ट्रोड से कभी पॉजिटिव जुड़ेगा तो कभी नेगेटिव जुड़ेगा, कभी पॉजिटिव जुड़ेगा तो कभी नेगेटिव जुड़ेगा। सही बात है, बिल्कुल। तो अगर मान लो यहां पे पॉजिटिव जुड़ रहा है तो यहां से लेके इस साइकिल में कण आपके यहां से यहां जाएंगे और इस साइकिल में आपके कण यहां से यहां जाएंगे। सही बात है कि नहीं है, बिल्कुल सही बात है। तो क्या किसी को मोटा और किसी को छोटा बनाना कंपलसरी है क्या, ना 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 ना, दोनों को कैसा बनाया जाता है, बराबर बनाया जाता है। ध्यान रखना, कार्बन आर्क लैंप में जब आपकी सप्लाई एसी होती है तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड और नेगेटिव इलेक्ट्रोड दोनों की साइज कैसी होती है, इक्वल होती है। लेकिन जब आपका सप्लाई डीसी होती है तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की साइज जो होती है वो नेगेटिव के कंपैरिजन में अप्रोक्सीमेटली डबल होती है। बिहेवियर क्या होता है, बीच में एयर गैप की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होता है जो अंदर के कणों को आयनाइज कर देता है और ये आयनाइज कण एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होते हैं और उसी वजह से क्या होती है, करंट का फ्लो होता है, एनर्जी डेवलप होती है और कण हमें दिखाई देना शुरू करते हैं। अब देखो आर्क लग रहा है, आर्क प्रोड्यूस हो रहा है, मतलब आग लग रही है, आग लग रही है तो अगर मान लो कणों के पास जो आयनाइजेशन है उनका जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर काफी ज्यादा हाई होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, इनका टेम्परेचर काफी ज्यादा हाई होता है और यहां पे अगर आप देखो तो आयनाइजेशन हुआ यहां पे, फिर यहां से निकल के कण गए यहां पे, तो इसका जो टेम्परेचर होता है, ध्यान रखना मैं फिर से अगेन वही बात बोल रहा हूं कि अगर मैं पॉजिटिव को अलग और नेगेटिव को अलग बता रहा हूं तो मतलब मैं डीसी सप्लाई के लिए बात कर रहा हूं, एसी सप्लाई के लिए दोनों का बिहेवियर एग्जैक्टली कैसा होता है, सेम होता है। सही बात है ना। दूसरी बात, डीसी सप्लाई के लिए ये पॉजिटिव से कनेक्टेड होता है, ज्यादा आयोनाइजेशन यहां होता है, इसलिए पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की जो हीट होती है वो हीट भी आपकी डीसी सप्लाई के लिए ज्यादा होती है। समझना ध्यान से, इसको हटाता हूं मैं, देखो जरा क्या कहानी है। ओके, किससे समझना, अगर मेरी सप्लाई कौन सी है, डीसी है, अगर मेरी डीसी सप्लाई है तो पहला काम क्या क्या होगा समझियो कि पॉजिटिव जो इलेक्ट्रोड होगा, पॉजिटिव जो इलेक्ट्रोड होगा उसका जो साइज होगा, उसका जो साइज होगा वो आपका ज्यादा होगा, किसके कंपैरिजन में, नेगेटिव के कंपैरिजन में। अप्रोक्सीमेटली कितना होता है, डबल होता है। ओके, दूसरी केस नेगेटिव का साइज कम हो गया। ओके, दूसरा केस क्या होगा कि पॉजिटिव इलेक्ट्रोड जो होगा इसका जो टेम्परेचर होगा वो टेम्परेचर भी क्या होगा, हाई होगा कंपैरेटिवली किसके, नेगेटिव इलेक्ट्रोड के। क्यों, क्योंकि सर पूरा आयोनाइजेशन तो यही हो रहा है, यहीं से कण जा रहे हैं इधर से इधर। बिल्कुल सही बात है। तो इसका जो टेम्परेचर होता है ना, ये होता है बेटा अप्रोक्सीमेटली 3500 डिग्री सेंटीग्रेड से 4200 डिग्री सेंटीग्रेड। अब सोचो आप, अब सोचो लाइट कब प्रोड्यूस करना शुरू करती थी, 800 से ज्यादा पे, और ये कितना हो गया 3500 से 4200। मतलब ये तो जबरदस्त टेम्परेचर है, मतलब जबरदस्त आर्क का क्या करेगा, प्रोडक्शन करेगा। मतलब बाहर से आपको जो लाइट दिखाई देगी वो कैसी देगी, जबरदस्त दिखेगी। तो जबरदस्त दिखेगी तो फ्लक्स आएगा बाहर, आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। तो इस लैंप की हम लोग क्या बोल सकते हैं, एफिशिएंसी भी बोल सकते हैं कि सर इसकी एफिशिएंसी कितनी होगी। तो इसकी एफिशिएंसी होती है बेटा 9 से लेके 12 तक ल्यूमिनस पर वोट। लैंप की एफिशिएंसी समझते हो ना। ओके, कि आप लोगों ने इलेक्ट्रिक एनर्जी कितनी दी और उस इलेक्ट्रिक एनर्जी से कितना फ्लक्स आपका बाहर निकला, दैट इज कॉल्ड योर एफिशिएंसी ऑफ द लैंप। सही है ना, कितनी इलेक्ट्रिक एनर्जी दी और उससे कितना लाइट का प्रोडक्शन हुआ, तो 9 से 12 ल्यूमिनस पर वोट इसकी क्या होती है, एफिशिएंसी पाई जाती है। समझ में आई कहानी या नहीं आई, बिल्कुल क्लियर है ना। अगर सप्लाई आपकी डीसी ना होके कैसी होती बेटा, एसी होती, तो आप क्या बोलोगे कि सर साइज की अगर मैं बात करूं, साइज कैसा रहेगा, सेम रहेगा, किस किस का, पॉजिटिव का एंड किसका, नेगेटिव का। ओके, अगर मैं टेम्परेचर की बात करूंगा तो टेम्परेचर जो होगा वो भी क्या रहेगा, सेम रहेगा, किसका,
पॉजिटिव का और किसका, नेगेटिव का। यहां टेम्परेचर अलग अलग आएगा, समझिए। यहां पॉजिटिव का टेम्परेचर है 3500 से 4200 तक और नेगेटिव का टेम्परेचर होता है यहां पे अप्रोक्सीमेटली 2500 डिग्री सेंटीग्रेड तक। समझ गए कहानी? तो पॉजिटिव का ज्यादा क्यों था? बिकॉज ड्यू टू सर आयोनाइजेशन। किसकी वजह से बेटा? आयोनाइजेशन की वजह से। अब समझिए, बाहर जो लाइट निकल रही है, देखो अगर सप्लाई डीसी हुई ना तो पूरा जो काम करता है ना वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड ही करता है। समझ रहे हो ना? आयोनाइजेशन उसमें हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर आ रहा है, हीट उस पर आ रही है और क्या बोलते हैं कणों का ट्रांसफर वहां से हो रहा है। तो सबसे ज्यादा जो चमकता है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड चमकता है। तो लाइट जो मिलती है ना वो कम से कम 85%, 85% ऑफ लाइट, टोटल लाइट की 85% ऑफ लाइट पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से मिलती है। सिर्फ 10% जो लाइट होती है वो कौन देता है? नेगेटिव इलेक्ट्रोड देता है। अब आप बोलते हो सर 85 इससे मिल गई, 10 इससे मिल गई, तो ये तो 95 हुई, तो फिर 5% कौन देता है? अरे बीच में बेटा, बीच में कौन है? हवा। तो हवा के कण भी तो आयनाइजेशन होंगे, वो भी तो चमकेंगे, चमकेंगे नहीं चमकेंगे? तो 5% लाइट कौन देता है? हवा के कण देते हैं। तो आप इस चीज को भी लिख सकते हो कि इसमें आपका पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है वो 85% लाइट देता है, नेगेटिव जो होता है वो आपका 10% लाइट देता है और जो हवा के कण होते हैं ये कितना देते हैं? 5% लाइट देता है। क्लियर है कि नहीं है? तो ये कहानियां आप लोगों को समझना कंपलसरी है। आई थिंक आप लोगों को पूरा समझ में आया होगा। ओके, मजा आया कि नहीं आया? बिल्कुल सही बात है ना? ओके, अब देखो, तो ये आप लोगों का क्या होता है? एक बिहेवियर होता है और ये पूरा का पूरा सिस्टम होता है। अब जैसे आप यहाँ पे और चीजें भी कई सारी क्रिएट कर सकते हो। जैसे अगर मान लो इस लैंप को अगर आप लो वोल्टेज के ऊपर यूज करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था भाई? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था? इलेक्ट्रिक फील्ड था सर V/D। अगर मान लो आप लोगों ने लो वोल्टेज पे यूज लिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा तो आयनाइजेशन कम होगा और आयनाइजेशन कम होगा तो आर्क का टेम्परेचर कम हो जाएगा और आर्क का टेम्परेचर कम होगा तो लाइट जो निकलेगी वो आपकी कम प्रोड्यूस होगी। अरे बताओ, होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल सही बात है। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा जब हमारे घरों में लो वोल्टेज आता है तो हमारे बल्ब वगैरह जो होते हैं वो फुल इंटेंसिटी से ना जल के थोड़ा कम इंटेंसिटी से क्या करते हैं? जलना शुरू कर देते हैं। बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है। और आर्क प्रोड्यूस करने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड हमें कैसा चाहिए? हाई चाहिए सर, जबरदस्त चाहिए। ओके, तो क्या बोलोगे आर्क के लिए? क्या बोलोगे कि सर आर्क लैंप वो लैंप होते हैं जिनमें दो इलेक्ट्रोड के बीच में, आप पॉइंट डाल डाल के लिखना शुरू करो, ठीक है ना? आर्क लैंप क्या होते हैं? ओके, तो आर्क लैंप दैट प्रोड्यूस द लाइट इन द फॉर्म ऑफ आर्क, that producing by two electrode placed with air gap of 2 to 3 mm, मैं थोड़ा जल्दी बोल देता हूं, आप रोक रोक के लिख लेना, ठीक है? वीडियो ही तो है। 2 to 3 mm। ओके, the name of the arc lamp is decided by the material that used for electrode। Okay, arc lamp are used where high intensity light is required। Arc lamp are used where high intensity light is required, like फ्लड लाइट होती है ना, सर्च लाइट होती है जिसमें, वो वाली कैमरा फ्लैश लाइट। ओके, इन लाइट्स में आर्क लैंप लाइट्स का यूज में लिया जाता है। ओके, और लिखा नीचे एक स्टार पॉइंट लगा के, आर्क लाइट्स आर डिफरेंट टाइप्स। उसमें पहला लिखना कार्बन आर्क लाइट। ओके, पहले लिखना कार्बन आर्क लैंप। ओके, पहला पॉइंट लिखना इसमें, इलेक्ट्रोड आर मेड बाय द कार्बन। ओके, दूसरा पॉइंट लिखना द मिनिमम वोल्टेज that required for producing arc in this lamp is greater than 45 volt। मतलब 45 वोल्ट से ज्यादा होना चाहिए, कम से कम इतना तो होना ही चाहिए। ओके, नेक्स्ट, द डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड इज अप्रोक्सीमेटली, यही वाला लिखना 2 to 3 mm।
द डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड इज अप्रोक्सीमेटली 2 to 3 mm। ओके ओके, इसके अलावा नेक्स्ट स्टार पॉइंट लगा के लिखना, नेक्स्ट स्टार पॉइंट लगा के लिखना। ओके, फॉर डीसी सप्लाई, फॉर डीसी सप्लाई, for DC supply the size of positive electrode, for DC supply the size of positive electrode, the size of positive electrode is high compared to the negative electrode, the size of positive electrode is high compared to the negative electrode, compared to the negative electrode, because the size of positive electrode is high compared to the negative electrode because at positive electrode more ionization will occur, because at positive electrode more ionization, at positive electrode more ionization will occur, more ionization will occur, and due to electric field, and due to electric field between the electrode, and due to electric field between the electrode, the ions are transferred from positive to negative electrode, the ions are transferred from positive to negative electrode, that's why positive electrode, that's why positive electrode is degrade with the time, positive electrode is degrade with टाइम, मतलब धीरे धीरे कम होता जाता है, डिग्रेड विद टाइम। ओके, नेक्स्ट पॉइंट लिखना, नेक्स्ट पॉइंट लिखना, नेक्स्ट पॉइंट लिखना। फॉर एसी सप्लाई, फॉर एसी सप्लाई द पॉजिटिव एंड नेगेटिव इलेक्ट्रोड आर सेम साइज, फॉर एसी सप्लाई द पॉजिटिव एंड नेगेटिव इलेक्ट्रोड हैविंग सेम साइज, हैविंग सेम साइज। ओके, नेक्स्ट स्टार पॉइंट लगा के नीचे लिखना, the temperature of positive electrode for DC supply, for DC supply the temperature of positive electrode, the temperature of positive electrode is approximately 35 degree, ये 3500 3500 3500 डिग्री सेंटीग्रेड टू 42 डिग्री सेंटीग्रेड, एंड फॉर नेगेटिव इलेक्ट्रोड इट्स अप्रोक्सीमेटली 2500 डिग्री सेंटीग्रेड, and for negative electrode it's approximately 2500 degree centigrade। okay, next star point लगाना, the lamp efficiency is 9 to 12 luminous per watt, the lamp efficiency of carbon lamp is, the lamp efficiency of carbon lamp is 9 to 12 luminous per watt, 9 to 12 luminous per watt। okay, next star point लगा के लिखना, नेक्स्ट स्टार पॉइंट लगा के लिखना, द मोर इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द इलेक्ट्रोड, द मोर इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द इलेक्ट्रोड, द मोर इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द इलेक्ट्रोड इज प्रोड्यूसिंग लार्ज arc that produce high intensity light, large arc that produce high intensity light, that's why these lamp are more bright, these lamp are more bright at high voltage, that's why these lamp are more bright at high voltage। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट स्टार पॉइंट लगा के लिखना, नेक्स्ट स्टार पॉइंट लगा के लिखना, द लाइट ऑफ दिस लैम्प, the light of this lamp is created, the light of this lamp is created 85% from positive electrode, created 85% from positive electrode, 10% for negative electrode, 10% for negative electrode, and 5% from air, and 5% from the air। क्लियर है? तो दैट्स योर कार्बन आर्क लैंप। दूसरा आर्क लैंप जो होता है वो होता है आपका, देखो सबसे ज्यादा जो यूज होने वाला लैंप होता है कार्बन आर्क। हाँ, एक मिनट और इसमें एक पॉइंट और लिखना, साथ में लिखना, एक पॉइंट और लिखना इसमें साथ में,
ओके, द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ कार्बन, दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट, आगे जाके और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाएगा ये। इसमें लिखना नेक्स्ट स्टार पॉइंट लगा के कि द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ द कार्बन, द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ द कार्बन, द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ द कार्बन इज नेगेटिव। धातु है ना भाई, ओके, तो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ कार्बन इज नेगेटिव, दैट्स वाई द रेजिस्टेंस ऑफ कार्बन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लेना इस पॉइंट को, द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ द कार्बन इज नेगेटिव, दैट्स वाई द रेजिस्टेंस ऑफ कार्बन इज डिक्रीज, दैट्स वाई द रेजिस्टेंस ऑफ कार्बन इज डिक्रीज with increasing the temperature, that's why the resistance of carbon is increased, the resistance of carbon is decreased with increasing temperature that decrease the voltage across the electrodes, that decrease the voltage across the electrode, okay। नेक्स्ट इसमें लिखना सो फॉर मेंटेनिंग द सेम voltage a high resistance is connected, for maintaining the same voltage a high resistance is connected in series with supply, for maintaining same resistance a high resistance is connected in series with supply, this resistance is called stabilizing resistance, देखो क्या कहानी होती है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, चूंकि कार्बन का जो कोफिशिएंट होता है वो कैसा होता है, नेगेटिव होता है, तो आपका इनका जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या करने लगता है, डिक्रीज करने लगता है। अब अगर ये डिक्रीज करे, देखो यहां पे और यहां पे इन इलेक्ट्रोड्स के बीच में अगर हाई वोल्टेज हो तो उसके लिए इन इलेक्ट्रोड का हाईली इंसुलेटिंग होना जरूरी है। अगर इनका रेजिस्टेंस अगर कम होना शुरू हुआ तो ये वोल्टेज का ड्रॉप इसके चारों तरफ यहां से लेकर यहां तक क्या हो जाएगा, फैल जाएगा, इसमें फैल जाएगा, यूनिफॉर्म नहीं रहेगा, मतलब यहां पे ऐसे कम नहीं रहेगा, यहां पे ज्यादा नहीं रहेगा, इसमें पूरे पे क्या हो जाएगा, फैल जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर कम होने से इसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो वोल्टेज ड्रॉप कम हो जाएगा। सही बात है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो आर्क का प्रोडक्शन अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो उस वजह से यहां पे एक रेजिस्टेंस और लगा होता है, उसको बोलते हैं स्टेबलाइजिंग रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं, स्टेबलाइजिंग रेजिस्टेंस। ओके गुड। सेकंड लिखो फ्लेम आर्क लैंप। ओके, अब देखो ये मैंने समझा दिया आप लोगों को, बिहेवियर सबका यही है, अलग अलग कुछ भी नहीं है। अब सही है ना, हाँ बस किस्सा यहीं पे खत्म है, ये पूरा का पूरा आर्क लैंप आपका समझ लो कि हो चुका है। नेक्स्ट लिखो फ्लेम आर्क लैंप, फ्लेम आर्क लैंप। ओके, तो मैंने बोला था कि नाम जो दिया जाता है वो किसके हिसाब से दिया जाता है, जिसके क्या बने हो, इलेक्ट्रोड बने हो। क्या बने हो, इलेक्ट्रोड बने हो। तो इसमें एक दो लाइन लिख लेना बस, इसमें लिखना द इलेक्ट्रोड ऑफ दिस लैंप, है ना, वर्किंग बिहेवियर तो सेम ही है, कोई चेंज नहीं होना है। लिखो द इलेक्ट्रोड ऑफ दिस लैंप, टॉपिक डाल लिया ना, फ्लेम आर्क लैंप, फ्लेम आर्क लैंप। ओके, तो पहला पॉइंट लिखना है इसमें, द इलेक्ट्रोड लिख लोगे ना अभी, अब मुझे लिखना है, आप ही लिख लो। द इलेक्ट्रोड ऑफ दिस लैंप, द इलेक्ट्रोड ऑफ दिस लैंप आर मेड बाय कार्बन, कार्बन के ब्रैकेट में लिखना 85%, कार्बन एंड फ्लोराइड, Fa, ठीक है ना, फ्लोराइड। ये 85% और ये कितना बच गया, 15%। ओके, मेड फ्रॉम कार्बन एंड फ्लोराइड। इसमें जो आपका इलेक्ट्रोड होते हैं वो कार्बन और फ्लोराइड के बने हुए होते हैं। इसकी जो एफिशिएंसी होती है वो एफिशिएंसी लिख लो, चाहे आप लिखना हो तो। नेक्स्ट लिखना द एफिशिएंसी ऑफ दिस लैंप, द एफिशिएंसी ऑफ दिस लैंप, द एफिशिएंसी ऑफ दिस लैंप इज 8 ल्यूमिनस पर वोट, ठीक है ना। द एफिशिएंसी ऑफ दिस लैंप इज 8 ल्यूमिनस पर वोट। वर्किंग बिहेवियर सब कुछ वही है, एग्जैक्टली सेम जैसा कार्बन में था। ओके, हाँ। नेक्स्ट एक और होता है मैग्नेटिक आर्क लैंप। मैग्नेटिक आर्क
लैम्प। ओके, इसमें लिख लेना इसके जो इलेक्ट्रोड होते हैं, ओके, उनमें जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है वो बना होता है किसका, कॉपर का। ओके, लिखना मैग्नेटिक आर्क लैम्प। इसमें पहला पॉइंट लिखना, द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड ऑफ दिस लैम्प, द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड ऑफ दिस लैम्प इज मेड बाय कॉपर, इज मेड, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड ऑफ दिस लैम्प इज मेड बाय कॉपर, कॉपर इज बाय कॉपर, and negative electrode is made by magnetic oxide of iron. Okay, and negative electrode is made by magnetic oxide of R1. Okay, तो R1 के मैग्नेटिक ऑक्साइड का बना हुआ होता है, इसलिए इसको हम लोग मैग्नेटिक आर्क लैंप बोलते हैं। ओके, तो ये आर्क लैंप की कहानी थी, वर्किंग का बिहेवियर था। अब कल की क्लास में हम लोग आगे के लैंप्स के बारे में पढ़ेंगे, एक एक करके सबको डिटेल में देखेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया, सब खैर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।